नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर भी शेयर कर सकते हैं। फीडबैक अपना इसने थोड़ा सा हमारे लिए बढ़ाइए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके लाते हैं तथ्यों का। एक कवि की रचनाओं को जब हम पढ़ाते हैं आपको, तो एक पूरा निचोड़ हम आपको उनकी रचनाओं का दे देते हैं। इसी के साथ में जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। और उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि हम जो कथन है कवियों के विषय में आलोचकों के द्वारा कहे गए वो, और कवियों की जो पंक्तियाँ होती हैं जो परीक्षा उपयोगी होती हैं, वो हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करते हैं। इसी के साथ जो कैंडिडेट जो भी विद्यार्थी हैं अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। आप जो आपका DS एकेडमी का जो होम पेज है उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। शुरू से हमने एक विधिवत और क्रमबद्ध रूप में आपको पूरा पाठ्यक्रम हम आपका कराते हुए चल रहे हैं। कुछ बच्चों की कमेंट्स थी कि मैम आप आधुनिक काल से कराइए, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल से पिछली बार ज़्यादा प्रश्न बन गए हैं तो क्या रीतिकाल से प्रश्न नहीं बनेंगे। ये पेपर सेट करने के ऊपर डिपेंड होता है कि जो पेपर सेट करने वाले हैं वो किस विषय में ज़्यादा रुचि रखते हैं। वो जिस विषय में ज़्यादा रुचि रखते होंगे, जिस पुस्तक पे ज़्यादा रुचि रखते होंगे, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बना देते हैं। तो आपको एक एवरेज में लेके चलना है। देखिए, कभी भी आप मान के चलिएगा जो टॉपर होता है वो ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं हर विषय में पारंगत होता है। नहीं, वो किसी एक विषय में अधिक अपनी क्षमता रखता है, बाकी सबको एवरेज में लेके चलता है। आपका ऐसा नहीं है कि आप अगर 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास जैसे आप पास करके आए हैं तो आपने किसी एक विषय में 100/100 गेन किया है और बाकी में आप 33 कर ले तो आप 99% नंबर आप पा जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको एक एवरेज में 60% लाने का मतलब है कि आपको थोड़ा उतार चढ़ाव रखना होगा, या फिर सब में समानता से नंबर आपको लाने पड़ेंगे। यानी कि आप समझाने का मतलब या कहने का उद्देश्य इतना मात्र है कि आपको जो आपका विषय है हिंदी विषय में जो आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं आपको उन सभी टॉपिकों को पढ़ना है। चाहे वो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास हो, आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक हो, या उसी के साथ में गद्य विधाएं हो। आप काव्य शास्त्र की बात कर लीजिए, व्याकरण की बात कर लीजिए, संस्कृत व्याकरण की या संस्कृत साहित्य की। आपको सभी पेपर पे, सभी पॉइंटों पे आपको अपना जो है 100% देना है। आपको सभी विषय पढ़ने हैं, सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं उस विषय के अंतर्गत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रीतिकाल में पिछली बार कम प्रश्न बने हैं तो आप रीतिकाल को छोड़ के चले जाएंगे। अगर सपोज मानिए कि पिछली बार रीतिकाल पे कम प्रश्न बने हैं, इस बार अगर रीतिकाल से प्रश्न बन गए और यकीन मानिए कि 5 से 7 प्रश्न बन गए और वहीं आपने सोचा होगा कि रीतिकाल से प्रश्न बनने नहीं हैं, आप उसको छोड़ के निकल जाइए। देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि एक एक नंबर बहुत कीमती है। जो पाठ्यक्रम आपका बनाया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंदर भी जो विभाजन किया गया है, तो ये किसी उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको छोड़ना कुछ नहीं है। जब हम आपको पढ़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं किसी टॉपिक को, तो फिर आप क्यों छोड़ने पे तुले हुए हो। आधुनिक काल भी पढ़ाएंगे, विस्तृत भी पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे कि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, निचोड़ लेके आएंगे आपके लिए। और इतना आधुनिक काल इतना आनंद में आपको पढ़ाएंगे कि आप भूले से नहीं भूलेंगे। जैसा आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल बोरिंग लगा होगा, मुझे नहीं लग रहा कि आपको पढ़ के मेरे साथ में रीतिकाल कभी आपको बोरिंग लगेगा। काव्य शास्त्र आप जब मेरे साथ में पढ़ेंगे तो आपको काव्य शास्त्र मुझे नहीं लगता कि आपको एक बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, अगर हम नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इतना आनंद आएगा कि इतना आपको भक्ति काल में भी नहीं आया होगा। अगर आप मेरे साथ में पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो हर विषय में अपनी एक रुचि होती है, आप रुचि को बढ़ाइएगा। ठीक है, तो ये कमेंट ना कीजिएगा कि आधुनिक काल को आप पहले पढ़ाइए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इससे तो हम शुरू ही आधुनिक काल से कर देते, आपको विपरीत में पढ़ा देते। ठीक है ना, तो एक क्रमबद्ध है, एक क्रम के अनुसार, एक चरण सीमा के अनुसार आपको विशेषताएं सारी कुछ चीज़ें समझाते हुए चल रहे हैं। तो कृपया करके ये कमेंट आप सब लोग ना कीजिए कि हमें ये पढ़ाइए, हमें ये पढ़ाइए। हम आपको अपने अनुसार पढ़ाएंगे और उसमें भी
आप देखिएगा, आप सिलेबस कंप्लीट तो होने दीजिए। अब वास्तविकता में कहेंगे कि जहाँ से शुरू किया था शिखर तक वास्तव में हम पहुंचे हैं। ठीक है, तो समय ना व्यर्थ करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवियों। और रीति सिद्ध कवियों में इससे पहले हमने बिहारी जी को देखा था, और बिहारी जी का संपूर्ण निचोड़ हमने देखा था 1 घंटे की वीडियो में, और उसमें से हमें नहीं लगता कि आपको प्रश्न बचेगा। कथन की बात है, पंक्तियों की बात है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। तो चलिए, आज के जो रीति सिद्ध अन्य कवि बचे हुए हैं उनको थोड़ा सा देख के चलते हैं। कुछ कुछ कवियों को हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर से पुनः देख लेते हैं। बात करते हैं आज के कवियों में। रसनिधि, इनका मूल नाम पृथ्वी सिंह था। किनका? रसनिधि का। ये दतिया राज्य के बरौनी इलाके यानी कि गांव के जागीरदार थे। रचना काल, यहाँ पे इनका समय नहीं दिया हुआ है, रचना काल है, जिससे जितना प्रश्न बनेगा उतना ही देंगे। रचना काल है 1603 से 1660 ईस्वी। ग्रंथ की बात कर ले तो रतन हजारा महत्वपूर्ण है। विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा। 12 मासा को थोड़ा सा इसलिए देखिएगा क्योंकि 12 मासा इससे पहले भी रचनाएं आई हैं। हिंडोला भी आप देख के रखिएगा। रसनिधि सागर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अरेल। बात कर ले रतन हजारा, यह एक दोहा संग्रह है, और ये रतन हजारा जो है ये आपके बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने लिखी है। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे सेनापति की। सेनापति को राम भक्ति काव्य में भी पढ़ चुके हैं। इनके पिता का नाम गंगाधर दीक्षित है। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित, पिता गंगाधर और गुरु हीरामणि दीक्षित हैं। रचना की बात करें तो इनके 2 ही ग्रंथ हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। रीतिकाल में हम पढ़ेंगे काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर हम देख भी चुके हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। कवित्त रत्नाकर, इसमें 5 तरंगे व 394 छंद हैं। सभंग पद और अभंग पद श्लेष दोनों का चमत्कार इसमें मिलता है। किसमें? आपके कवित्त रत्नाकर में। इनका पर्यालंकार क्या है? श्लेष है। और ये एक तरीके से जो आपका ऋतु वर्णन होता है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध हैं, माने जाते हैं। कौन? सेनापति। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे वृंद कवि को देखते हैं। आज थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलेंगे क्योंकि हमें रीति जो सिद्ध कवि हैं उनको सबको आज कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बचते नहीं है। रीति मुक्त कवियों में भी 4 से 5 कवि हैं, तो उनको भी जल्दी से ही हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में सबको इंतजार है आधुनिक काल का, फिर हम आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे और बहुत अच्छे से प्रवेश करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। अगले कवि हैं आपके वृंद कवि। वृंद कवि की बात करें तो इनका जो समय ठहरेगा 1643 ईस्वी से 1723 ईस्वी इनका समय ठहरता है। बात कर ले, ये इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इनका विषय में पूछा जाएगा। तो रचनाएं देख लेते हैं। पहले नंबर पे है 12 मासा। देखिए, इनकी भी 12 मासा आ गई है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा नहीं। ठीक है, और भाव पंचासिका, भाव पंचासिका। तीसरे नंबर पे बात करें तो नयन पचीसी, नयन पचीसी। 4th नंबर पे बात करें तो पवन पचीसी। 25-25 इनमें पद मिलेंगे आपको। श्रृंगार शिक्षा 5वें नंबर पे है आपकी श्रृंगार शिक्षा। और श्रृंगार शिक्षा के बाद में 6 नंबर पे आप देखेंगे यमक सतसई, यमक सतसई। आपसे कहा है कि जो जो रचनाएं एक नाम के अनुसार मिल रही हैं उसमें थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपकी नृप शंभु की। अगले कवि देख लेते हैं नृप शंभु। नृप शंभु की बात करें तो उपनाम, इनके उपनाम कौन कौन से मिलते हैं? तो नृप शंभु, शंभुराज, शंभुराज, इनका उपनाम है शंभुराज। और लिख लीजिएगा आप शंभुकृति और शंभुजू, शंभुजू इनके उपनाम हैं। ग्रंथों में बात कर लें तो इनकी रचनाएं हैं
रचनाओं में है इनकी बुद्धभूषण। बुद्धभूषण ये इनका संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। और हिंदी में बात करें तो नखशिख, नखशिख। दूसरा है नायिका भेद, नायिका भेद। और तीसरे नंबर पे है इनका सात शतक, सात शतक। इसके बाद में बात कर लेते हैं नेवाज की। अगले कवि हैं आपके नेवाज। नेवाज के विषय में है, ये छत्रसाल के दरबारी कवि थे। ये छत्रसाल के दरबारी कवि थे। कौन? आपके नेवाज। ये कान्यकुब्ज तिवारी थे, ये कान्यकुब्ज तिवारी थे, ठीक है। इसी के साथ में इन्होंने शकुंतला नाटक लिखा है। ग्रंथ की बात करें तो इनका शकुंतला नाटक मिलता है। अगले कवि की बात कर लें तो कृष्ण कवि। कृष्ण कवि की यदि बात करें तो इन्होंने बिहारी सतसई की, आप पढ़ चुके हैं बिहारी सतसई, बिहारी में इन्होंने बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका लिखी थी। काव्यात्मक टीका लिखी थी। ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, क्योंकि टीकाएं तो लिखी गई थी और लेकिन किस रूप में थी वो आपको देखना था। अगले कवि की बात कर लेते हैं हटी जी। हटी जी के विषय में जानते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि थे। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि थे, के कृष्ण भक्त कवि थे। इसी के साथ में श्री राधा शतक। रचना की बात कर लेते हैं तो रचना है इनकी श्री राधा सुधा शतक, राधा सुधा शतक। और इसमें 103 छंद हैं। किसमें? श्री राधा सुधा शतक में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वृंद कवि। वृंद कवि का जो समय है आपका, ये 1643 से 1723 ईस्वी है। ये बीकानेर के शाकद्वीपीय भोजक बोला जाता है, भोजक ब्राह्मण थे। कौन? वृंद कवि। रचनाओं की बात कर लेते हैं तो पहली 12 मासा है, इसमें 12 महीने का वर्णन इन्होंने किया है। समय की बात कर ले इसकी तो 1668 ईस्वी मानी जाती है, 1668, ठीक है। किसकी? 12 मासा की। इसी के बाद में देखते हैं भाव पंचासी का। इसमें भाव पंचासी का जो है, इसमें नायिका के श्रृंगार के बाद जो नायक के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका विवेचन इसमें वृंद कवि ने किया है, ठीक है। बात कर लेते हैं नयन पचीसी। ये इनकी है, इसमें 25 पद है, 25 पद है। पवन पचीसी, इसमें भी आपके 25 पद हैं। बात कर लें श्रृंगार शिक्षा की तो श्रृंगार शिक्षा में ये कवि ने इसमें श्रृंगार परक जो छंद होते हैं उनका विवेचन इसमें किया है, ठीक है। आगे बात तो ये थी आपकी। और यमक सतसई। यमक सतसई आप जान ही रहे हैं कि ये सतसई के ही तर्ज पर लिखी गई है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, एक सतसई वाली रचनाओं का एक अलग से इंडेक्स बना लीजिएगा, उसमें आपको ध्यान रहेगा कि किस कवि की कौन कौन सी सतसई उन्होंने लिखी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक बार बन चुका है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं नृप शंभू जी की। तो इनका उपनाम शंभुराज, शंभुकृति और शंभुजू मिलते हैं। रचनाओं में बात करें तो बुद्धभूषण, ये इनका संस्कृत ग्रंथ है। बुद्धभूषण, भूषण मतलब अलंकार ग्रंथ है, लेकिन है कैसा? ये संस्कृत ग्रंथ है इनका।
अगली रचनाएं हैं इनकी, हिंदी में देखें तो नक्शिक है, नायिका भेद है और 7 शतक है। आपको बहुत ज़्यादा इनमें से नहीं पढ़नी है। 7 शतक आप थोड़ा सा देख सकते हो। नेवाज कवि की बात करें तो ये छत्रसाल के दरबारी कवि थे, कान्यकुब्ज तिवारी थे। ठीक है, और इनकी रचना है शकुंतला नाटक नेवाज की मिलती है। कृष्ण कवि की बात करें तो इन्होंने बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका लिखी थी कृष्ण कवि ने। हठी जी की बात कर लें तो ये राधा वल्लभीय संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं हठी जी, और रचना है इनकी श्री राधा शुद्धा शतक, और इसमें 103 छंद मिलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी के जो रीति सिद्ध कवि बचे हुए हैं उनको फिर देखते हैं। चलिए, रीति सिद्ध कवि आज हमारे समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में रीति मुक्त कवियों को हम देखेंगे, और रीति मुक्त कवि भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मतलब महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा विस्तृत देखेंगे, उसके बाद में एक साथ देख लेंगे सबको। अगले कवि हैं हमारे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की बात कर लेते हैं। इनकी रचना है विक्रम सतसई। विक्रम सतसई, विक्रम सतसई, हमने आपसे बताया है कि जो भी सतसई करके रचनाएं हैं उन्हें आप एक जगह रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, अगले कवि देखते हैं राम सहाय। अगले आपके कवि हैं राम सहाय। राम सहाय, इनका उपनाम भगत था। इनका उपनाम भगत था, और ये चौबेपुर बनारस के निवासी थे। बनारस के निवासी थे। ग्रंथों में इनके ग्रंथों की बात कर लेते हैं। ग्रंथ जो हैं इनके, पहला है राम सतसई। देखिए, सतसई करके बहुत हैं। राम सतसई किसका है? आपके राम सहाय का। दूसरे ग्रंथ की बात करें तो वाणी भूषण, और तीसरे नंबर की बात करें तो वृत्त तरंगिणी। ठीक है, वृत्त तरंगिणी, और 4th नंबर पे है ककहरा। ये इनकी रचनाएं हैं। वाणी भूषण काव्यशास्त्र के विषयों का विवेचन किया गया है। बात कर लें थोड़ी सी तो वाणी भूषण काव्यशास्त्र के विषयों का विवेचन, काव्यशास्त्र के विषयों का विवेचन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ककहरा। यह अखरावट के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पजनेश कवि। पजनेश कवि का देख लेते हैं। इनकी रचना है नखशिख। रचना पहले नंबर पे है नखशिख, और दूसरे नंबर पे है आपकी मधुर प्रिया। ये रचनाएं हैं। और संग्रह की बात करें यदि इनके, तो संग्रह है पजनेश प्रकाश। ठीक है, एक और कवि की बात कर लेते हैं बेनी वाजपेयी, और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। रचना है इनकी, एक ही रचना है सुंदरी तिलक।
सुंदरी तिलक, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य रचना है विक्रम सतसई। सतसई वाली रचनाओं को हमने कहा है कि सबको एक क्रम में आप रख लीजिएगा, क्योंकि विक्रमादित्य करके भी विकल्प में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट जो भी पेपर सेट करते हैं वो बहुत आगे की सोच के रखते हैं। इतिहास ग्रंथों को भी वो छान के रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हम मूल किताबों का ही संकलन आपके लिए लेके आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का इन्होंने किस में अनुवाद किया था? तो हिंदी में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगले कवि हैं रामसाय, थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रामसाय, इनका उपनाम जो है भगत है। ठीक है, ये चौबेपुर बनारस के निवासी थे। चौबेपुर बनारस के निवासी थे। पिता इनके भवानी दास थे और अस्थाना कायस्थीय जाति से थे। रचनाओं में बात करें ग्रंथों में, तो पहली है राम सतसई, महत्वपूर्ण हो जाती है सतसई की वजह से। वाणी भूषण, ये इनका अलंकार या काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। वृत्त तरंगिणी, इसकी बात करें तो ये छंद परिचय संबंधी ग्रंथ है। कौन सा? वृत्त तरंगिणी। ठीक है, ये छंदों से संबंधित है। ककहरा, ये जो है ककहरा, ये अखरावट, बताइएगा किसकी रचना है? अखरावट की तर्ज पे इसको कहीं ना कहीं लिखा गया है, या उसकी शैली को या उसके ढंग पर उनका अनुसरण करके थोड़ा सा इन्होंने लिखा है। किसने? राम सहाय जी ने। वाणी भूषण काव्यशास्त्र के विषयों का विवेचन किया गया है, और ककहरा ये अखरावट के आधार पर लिखी गई है। अगले कवि हैं पजनेश। पजनेश के विषय में जाने तो इनकी रचनाएं हैं नखशिख और मधुर प्रिया, दो रचनाएं मिलती हैं। नखशिख है, इसमें क्या कहते हैं, नायिका के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है नखशिख में। और मधुर प्रिया, मधुर प्रिया ये भी नायिका से ही संबंधित है। और अगर इनके संग्रह की बात करें तो पजनेश प्रकाश है। पजनेश प्रकाश किसका काव्य संग्रह की बात कर लें तो किसका संग्रह है? आपके पजनेश कवि का। बात कर लेते हैं अगले बेनी बाजपेयी। बेनी बाजपेयी की रचना एक ही है, सुंदरी तिलक। और ये जो है बेनी बाजपेयी, ये कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे। तो ये था आपका रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि अब आपके समाप्त हुए। इसी के साथ में हम अगली वीडियो में देखेंगे रीति मुक्त कवि, वो कवि जिन्होंने रीति काल के अंतर्गत काव्य लिखा, लेकिन एक तरीके से उनको अगर स्वच्छंद काव्यधारा का कवि कहा जाए तो कोई अन्योक्ति नहीं है। स्वच्छंद काव्यधारा का कवि भी उनको कहा जाता है, रीति मुक्त कवियों को, यानी कि वो स्वच्छंद थे। उन पे किसी का दबाव नहीं था, उन्होंने किसी से लक्षण ग्रंथ या कुछ नहीं लिया था। उन्होंने उनको जैसा अपने में लगा उस तरीके से रीति मुक्त जो कवि थे उन्होंने सभी रीतियों से, सभी परिपाटियों से अलग होकर अपनी रचनाएं लिखी जैसा उनको उचित लगा। प्रकृति वर्णन भी है, नायक नायिका वर्णन भी है, नखशिख वर्णन भी है, आपके राधा कृष्ण का वर्णन भी है। और इसी के वर्णन के साथ में हम अगली वीडियो में देखेंगे रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि। देखिए, हर किसी काव्यधारा में कुछ ना कुछ कवि प्रतिष्ठित हुए हैं। रीति बद्ध काव्यधारा में देखेंगे तो वहाँ पे 2 से 3 आपको मिल जाएंगे। केशव हैं, पहले नंबर पे केशव आएंगे। रचना की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो पहली रचना आपको देखने को मिल जाती है आपके कृपाराम की हित तरंगिणी। ठीक है, याद आया एक दिन हम कमेंट में दिए थे कि हित तरंगिणी किसकी रचना है, तो एक दो कमेंट थोड़ा सा गलत हो गए थे, तो वो लोग भी सुधार कर लीजिएगा। जो हित तरंगिणी है वो कृपाराम जी की है। ठीक है, और इसी के साथ में फिर दूसरे नंबर पे आपको काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो है आपके केशव दास देखने को मिलेंगे। पहली रचना अगर रीति की परंपरा की दृष्टि से देखेंगे, जो काव्य के लक्षण ग्रंथों को लिया है, तो वो रीति उनकी कृपाराम की हित तरंगिणी मिलेगी आपको। लेकिन कृपाराम की हित तरंगिणी से भी बढ़ के काम किया है केशव दास ने, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथों का, अलंकार में लक्षण ग्रंथों का निरूपण बहुत अधिक किया है। ठीक है, तो इस तरीके से रीति जो आपकी रीतिबद्ध काव्यधारा है उसमें अगर बात करें तो केशव दास है, कृपाराम है, चिंतामणि है, ये सब कवि हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में रीति सिद्ध कवियों में बात करें तो हमने बिहारी लाल को देखा है। और इसी के साथ में अगर हम रीति मुक्त काव्यधारा में बात करेंगे तो प्रतिष्ठित कवि हम देखेंगे वो हैं घनानंद। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए, जो भी आपको उचित कमेंट लगता है वो आप उचित कमेंट कीजिए, क्लास को लाइक ज़रूर करते रहिए। आइएगा, आप क्लास लीजिए, क्लास लेने से पहले आप क्लास को लाइक कीजिए और उसके बाद आप पूरी क्लास आनंद में होकर देखिए।
इसी के साथ में आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले रीति मुक्त कवि, देखेंगे अगली क्लास में रीति मुक्त काव्यधारा, और उसी में हम देखेंगे रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि घन के आनंद, घनानंद, जो रस मूर्ति हैं, साक्षात हैं। शुक्ल जी ने अनेक उपमाएं दी हैं, बच्चन सिंह ने अलग दी हैं, उनकी भी जो रचनाएं हैं देखेंगे कि कैसे वो एक नृत्यांगना के प्रति उनको इतना प्रेम हो गया था कि उसके बाद में क्या कहते हैं, कृष्ण की भक्ति में वो आगे बढ़ गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगली एक नवीन और एक बहुत अच्छे रसमय सिद्ध कवि के साथ में, और वो रहेंगे आपके घनानंद। तो ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए, जितना हो क्लासों को शेयर करते रहिएगा और देखिएगा कि घनानंद का ऐसा निचोड़ हम लेके आएंगे कि घनानंद से बनने वाला प्रश्न किसी से भी चूके लेकिन आपसे नहीं चूकेगा, बशर्ते आपको बीच बीच में समय समय पे रिवीजन करते रहना पड़ेगा। और एक कॉल आया था, बता दें आपको, यहाँ पे एक कॉल आया था कि क्या हम इन क्लासों के साथ में हमें कोचिंग के साथ में हमें किताबें भी पढ़नी हैं। बिल्कुल पढ़नी है आपको किताबें, मूल किताबें पढ़ सकते हो तो मूल किताबें पढ़िए, आपको सहायक किताबें आप पढ़ सकते हो तो सहायक किताबें आप पढ़िए। फ़ोन पे ये भी था कि हम ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे हमें किताबें नहीं मिल सकती हैं, तो देखिए ऑनलाइन किताबें सब जगह आपको मिल जाएंगी। आप पहले किताबों का वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में तब फिर आप वहाँ पे ये सजेस्ट कीजिए कि आपको कौन सी किताब आसानी से उपलब्ध हो सकती है। और उसके बाद में वैसे हम ये तो कह नहीं सकते कि देखिए हम पूरा जो लेके आ रहे हैं तथ्य बहुत नवीन है, इतना है, इतना महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी की प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप किताबें भी पढ़िए। हो सकता है कि कोई रचना हमसे छूट जा रही हो और हो सकता है वो प्रश्न में बन जाए, तो आप उनको भी पढ़िए। कोचिंग के साथ में आप किताबों का भी संकलन लेके चलिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उन क्लासों की वीडियो को आप नोट्स या तथ्य एक जगह आप संकलन करते हुए चलिए। व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन रहिएगा, और ये ध्यान रखिए जो कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होके जा रहे हैं वो दोबारा नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि आगे चीज़ें हम बढ़ाएंगे। हो सकता है तो आने वाले टाइम में जब हमें लगेगा कि परीक्षा नज़दीक आ गई है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम PDF प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जब जिम्मा लिया है तो पूरा ही करेंगे इसको। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।